हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो आने वाले पंजाब पुलिस के एग्जाम है उसमें हम जनरल स्टडीज को कैसे अप्रोच करें। देखिए, अभी तक आपने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा, प्रिपरेशन आपकी ऑलमोस्ट फुल स्विंग पे होगी, काफी कुछ आप याद कर चुके होंगे अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग जगहों से। लेकिन अब टाइम आ चुका है कि उस सबको एक बार पॉलिश करने का, एक बार अच्छे से प्रिपरेशन को लास्ट और फाइनल टच देने का। तो जनरल स्टडीज को आप कैसे अप्रोच करें अब इस फाइनल टाइम में, उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और मैं वही सब चीजें बताऊंगा जो सिलेबस में लिखी हुई है, और उसके थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन को लेकर हम बात करेंगे। तो कैसे हम किन चीजों पे एट द फाइनल मोमेंट फोकस करें ताकि हम और अच्छा स्कोर कर सकें। तो सबसे पहले, जैसे कि हमारे सिलेबस में क्लियरली मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फीचर। तो यानी कि इंडियन पॉलिटी के बारे में बात हो रही है। पॉलिटी आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। पॉलिटी के बारे में आपने बहुत कुछ ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, अलग अलग क्वेश्चंस, अलग अलग एमसीक्यूज, अलग अलग स्टडी मटेरियल से काफी कुछ आपने इंफॉर्मेशन गैदर की होगी। लेकिन हमारे पास देखिए सिलेबस में लिखा हुआ है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर। तो यानी कि फीचर्स के ऊपर आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा। जैसे कि अगर हम बात करें, सिंगल सिटीजनशिप इट इज वन ऑफ द फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है। इसके अलावा हमारे पास अगर हम बात करें, जो हमारे पास इंडिया है वो क्वासी फेडरल स्टेट है, क्वासी फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर है जो कनाडा से हमने लिया है। तो इसी तरह से भारतीय संविधान के कई सारे फीचर्स हैं। इन सब फीचर्स के ऊपर आपको खास ध्यान देने की जरूरत है, और फीचर से आप उम्मीद कर सकते हैं एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल ही जाएगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए, वैसे तो पूछने के लिए अपार संभावनाएं हैं, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आपसे कहीं से भी कुछ पूछ लें, क्योंकि जनरल स्टडीज का मतलब ही क्या है, व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड यू एंड व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड यू। और आउटसाइड की कोई लिमिट नहीं है, उसमें पूरा यूनिवर्स ही आ जाएगा। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, पूछने के लिए तो कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन जब सिलेबस में लिख दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं, और आप फिर भी उसको एट द एंड अच्छे से रिवाइज करके नहीं जा रहे, तो आई थिंक ये गलती आपकी है, आपके बिहाफ पर आप लैक कर रहे हैं। चलिए जी, अगली हम बात करें सेंटर और स्टेट लेजिस्लेचर। देखिए, कानून बनाने के लिए हमारे पास लेजिस्लेचर काम करता है। तो सेंटर और स्टेट लेजिस्लेचर, अब स्टेट और सेंटर को हमारे पास कुछ पावर जो है वो प्रदान की गई है। लेजिस्लेचर कैसे काम करता है, हमारे पास सिस्टम कैसे एग्जीक्यूट होता है, कोई बिल कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर वो कैसे हमारे पास जो है एक एक्ट में तब्दील होता है। तो मेनली हमारे पास लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, लॉ मेकिंग। तो लॉ मेकिंग का पूरा जो प्रोसीजर है, कोई भी हमारे पास अगर हम बात करें, लॉ मेकिंग का पूरा जो प्रोसीजर है वो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसी के अंदर बजट भी हमारे पास कंसिडर कर लिया जाएगा। तो ये चीज हमें खास ध्यान देनी है। तो इसका मतलब लॉ मेकिंग प्रोसीजर पे तो बात करनी है, साथ में बजट के ऊपर भी मेरा थोड़ा सा फोकस रहना ही चाहिए। और बजट में आपको बता दूं कि इसमें यूनियन और स्टेट दोनों ही कवर कर रहे हैं। यूनियन बजट में जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुई है, और स्टेट बजट में जो भी आपकी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुई है, वो सब आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि हमारे पास ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है जब भी हम किसी भी एग्जाम के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन है जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस। तो जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं, जैसे सबसे हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के बारे में मुझे सब चीजें अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अलावा हमारे पास जो क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैं, ठीक है, उनके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास, जैसे अगर हम बात करें, वर्ल्ड की जो टॉप मोस्ट कोर्ट है दैट इज आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, द हेग नीदरलैंड में। इसके अलावा एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। ठीक है, ये जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस है ना, तो इनके बारे में मुझे पता होना चाहिए। देखो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूएन का एक प्रिंसिपल ऑर्गन है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में हमारे पास जो ह्यूमैनिटी रिलेटेड क्राइम्स है उनके बारे में बात होती है। तो इनसे जुड़ी हुई और जो संस्थाएं हैं नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, उनके बारे में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस में क्लियरली मेंशन है जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस। तो अगर आप पंजाब पुलिस का पेपर देने जा रहे हैं तो जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस को आपको एक बार अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आ जाता है बच्चे, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया एंड पंजाब। देखो, यहां पर समझने वाली बात, हाँ जी ध्यान से समझिएगा, क्लियरली मेंशन है कि हिस्ट्री और कल्चर। अब कल्चर में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डांस फॉर्म्स भी आ गई, ठीक है, क्लासिकल डांस फॉर्म्स है इंडिया की। इसके अलावा कल्चर में हमारे पास जो है कई सारे जो हमारे पास फेस्टिवल्स हैं वो भी हमारे कंसिडर हो जाएंगे। तो आपने देखा होगा बहुत बार फेस्टिवल्स को लेकर सवाल पूछा जाता है, डांस फॉर्म्स को लेकर, तो वो सब यहाँ पर इंक्लूड हो गए। हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री में अगर मैं बात करूँ तो पंजाब के एग्जाम्स को अगर मैं एनालाइज करूँ तो मुझे दिखाई देता है कि मॉडर्न हिस्ट्री से
ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, वैसे तो हमारे पास एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों ही कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन पंजाब के पेपर्स को जब हम एनालाइज करते हैं तो वील सी कि मॉडर्न हिस्ट्री पे थोड़ा ज्यादा फोकस रहता है, मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री की तो बात हो ही रही है, साथ में पंजाब। और जब आप इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते हो, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट को पढ़ते हो, तो उसमें पंजाब की हिस्ट्री तो वहां से कवर हो ही जाती है, लेकिन बियॉन्ड दैट, बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिशर्स, भी आपको थोड़ा बेसिक आइडिया रहना चाहिए। जैसे पंजाब की जो भी हमारे पास हिस्ट्री है और पंजाब का जो कल्चर है उसके बारे में भी आपको बेसिक बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो होनी चाहिए। उसके लिए पंजाब जी के आप सब लोगों ने पढ़ी होगी, हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत से पंजाब जीके के सेशन स्पेशली कंडक्ट किए गए हैं। और हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी तो आप लोग काफी टाइम से पढ़ ही रहे होंगे। और जिन बच्चों ने हमारा पेड कोर्स लिया था उनको हमने थोरोली एक टेलर फिट नोट्स के थ्रू प्रिपरेशन कराई हुई है। तो मेरी वही रिकमेंडेशन रहेगी कि आप उन नोट्स को एक बार अच्छे से फिर से रीड आउट कर लें जो नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं, क्योंकि वो बहुत ही मेहनत के साथ और बहुत सारे रिसर्च के बाद ही उन नोट्स को बनाया गया है, ताकि आपको बच्चे मिनिमम एफर्ट्स करने पड़े। ठीक है, और आपको रिजल्ट मैक्सिमम देखने को मिले। अब मिनिमम एफर्ट्स के साथ बेस्ट रिजल्ट, ये टारगेट होता है। अब एक एक चीज बताता हूं मैं आपको क्या होता है कि बहुत बार हमारे पास क्या देखने को मिलता है कि कई सारे इंस्टीट्यूट क्या करेंगे, 1000 पन्नों के नोट्स चिपका देंगे बच्चों को, 2000 पन्नों के नोट्स। ठीक है, अब वो बोल देंगे कि पूरा पेपर हमारे नोट से आया। अरे भाई, जब तुमने हर एक चीज ही लिख दी नोट्स में तो फिर पेपर तुम्हारे नोट से ही बनेगा। खास बात क्या है, तुमने जो चीज बच्चों समझनी है वो क्या, कि तुम्हें पढ़ना कम से कम पड़े। ठीक है, तुम्हारे नोट्स जो हो उनमें, क्योंकि हमारी ना एक ह्यूमन की टेंडेंसी, एक नॉर्मल ह्यूमन, जैसे कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी बंदा जो बहुत कुछ याद रखता है वो अलग है, लेकिन हम जैसे जो नॉर्मल लोग हैं, मेरे जैसे जो नॉर्मल लोग हैं, वो थोड़ा ही याद रख पाते हैं, उन्हें ज्यादा इतना चीजें याद नहीं होती कि पेपर से पहले आप सारा ही रट दे, 1000 पन्ने आप पढ़ दे। तो अगर आप मिनिमम एफर्ट्स के थ्रू मैक्सिमम रिजल्ट लेकर आ पा रहे हैं, ये तो है नहीं, ये नहीं मैं कह रहा कि 100% पेपर हमारे नोट से आ जाएगा, लेकिन मैं आप इस चीज की आपको गारंटी देता हूं कि क्या होता है बच्चे, कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको हमारे नोट से मिल जाएंगे। 100% की गारंटी कोई नहीं दे सकता। और जो बोलता है ना कि हाँ जी बस एक दो क्वेश्चन हमारे नोट से बाहर आता है, और वो क्यों आता है वो आप रीजन अब समझ गए कि इतने सारे नोट चिपका देंगे, हर छोटी मोटी चीज जो है वो आपको बता देंगे कि ये चीज है। अब जैसे करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स में आप डेली की मान लो 10 न्यूज करानी शुरू कर दो, 10 से 15, 10 भी छोड़ो, 15 न्यूज करानी शुरू कर दो, डेली की 15 न्यूज। ठीक है, तो अगर आप डेली की 15 न्यूज करा रहे हो, ठीक है, डेली की अगर आप 15 न्यूज करा रहे हो तो महीने की कितनी होगी और साल की कितनी होगी। फिर आप बोल दो कि सारा करंट अफेयर तो हमारे नोट से आया, तो भाई वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप दिन की 5 न्यूज करा रहे हो, दिन की 4 से 5 न्यूज, और उसमें से पेपर आ रहा है 80% भी, तो वो ज्यादा बेटर है एज कंपेयर कि आप 15 न्यूज करके 90% पेपर वहां से कवर कर पाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में आप देखिए यहाँ पर साइंस तो है ही है, बेसिक साइंस तो है ही है, जिसमें बायो के क्वेश्चन भी आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, और मैं चाहूंगा कि बायो पे आप थोड़ा खास ध्यान दीजिए, स्पेशली जो हमारे पास 7th 8th की बायो की जो एनसीईआरटी की बुक्स होती है वहां से ज्यादातर क्वेश्चन मिल जाते हैं। 7th 8th की जो हमारे पास बायोलॉजी की बुक होती है, तो 8th क्लास तक की बायो के क्वेश्चन हमारे पास पूछ ले जाते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो साइंस अलग है, टेक्नोलॉजी वाला पार्ट अलग है। टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में मैं बच्चों को बोलता हूँ कि फोकस करो इसरो के मिशंस पर, और इंडिया ने जो डिफेंस के हमारे पास नए वेपन्स खुद लेवल पर इंट्रोड्यूस किए हैं वो उनके ऊपर थोड़ा फोकस करो कि टेक्नोलॉजी में इंडिया कहाँ कहाँ काम कर रहा है, तो उसके ऊपर हमारे पास ध्यान देना जरूरी है। इंडियन इकोनॉमी बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है, बहुत ही वाइड स्कोप है, स्पेशली पंजाब के एग्जाम में सीधा सीधा लिखा हो इंडियन इकोनॉमी, तो इंडियन इकोनॉमी में तो भाई सब कुछ आ गया। स्पेशली जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है उसको मिस नहीं करना। मैं बता दूं कि जो बैंकिंग सिस्टम होता है, बहुत से बच्चों को ये लगता है कि जो वो पढ़ते हैं कि बैंकिंग सिस्टम के सवाल उनसे नहीं पूछे जाएंगे, तो बैंक के सवाल है। अगर आप बैंक का पेपर देने जा रहे हैं, रॉन्ग। बैंकिंग सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो आपने इकोनॉमी को एक बार रिवाइज करते हुए, जैसे पहले तो हमारे पास सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमीज आपने अच्छे से पढ़ लेने हैं। सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमीज को अच्छे से पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर जो है उसके अलावा 5 ईयर प्लान्स को अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं हर बार। ठीक है, इसके अलावा बैंकिंग सिस्टम को अच्छे से पढ़ लेना है। इसके अलावा इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब जैसे AIIB, ADB, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, इन सब को अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं जहां से सवाल जनरली देखने को मिल जाता है, तो इनको तो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। फिर ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट,
ज्योग्राफी तो थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सा मुझे पता है कि थोड़ा गड़बड़ाया रहता है। ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट प्रिपेयर करने के लिए आपको बता दूं कि इन्वायरमेंट की तो खुद मैंने क्लासेस ली थी जब मैंने कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के बारे में पढ़ा था। तो देखो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट आपस में कनेक्टेड है, पहली बात तो ये। और अब जो सिस्टम जो हमें देखने को मिल रहा है कि ज्योग्राफी के सवाल पूछने के बजाय इन्वायरमेंट पे थोड़ा ज्यादा फोकस किया जा रहा है। क्वेश्चन हमारे पास ज्योग्राफी से भी आ रहे हैं, लेकिन इन्वायरमेंट पे जो फोकस है वो थोड़ा बढ़ गया है। इन्वायरमेंट में फोकस कैसे, जैसे जो कन्वेंशन है, जैसे रैमसर कन्वेंशन एनवायरमेंट से रिलेटेड है, रोटरडैम कन्वेंशन है, ठीक है, मिनीमाटा कन्वेंशन है, देयर सो मेनी कन्वेंशंस, सो मेनी प्रोटोकॉल, सो मेनी सिस्टम, एनवायरमेंट फ्रेंडली मेजर जो लिए गए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उन पर फोकस करना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे पास कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग होती है, लास्ट ईयर हमारे पास ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुई थी, इस साल इजिप्ट में होनी है। तो ये जो हमारे पास बेसिकली इसमें ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट में बच्चों मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप स्टैटिक नहीं भी कर पा रहे, पहली बात तो आपको स्टैटिक पढ़ लेना चाहिए एक बार, बेसिक स्टैटिक सारा, जैसे रिवर्स हो गए, माउंटेन रेंजेस हो गई भारत की, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट हो गए, वो पढ़ने के बाद मेन आपकी करंट ओरिएंटेशन में थोड़ी सी ज्यादा अप्रोच होनी चाहिए। करंट ओरिएंटेशन मतलब देखो ध्यान सुनना, करंट ओरिएंटेशन में अप्रोच होने का मतलब क्या है कि अभी जो एनवायरमेंट में हमारे पास रिसेंट जो मेजर्स लिए गए हैं, जो सिस्टम हमें देखने को मिले हैं, उनके ऊपर आपका थोड़ा ज्यादा फोकस होना चाहिए, वहां से सवाल आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा रहेगी। हाँ जी क्लियर। तो एनवायरमेंट जो है उसके बेसिक्स को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत से इंस्टीट्यूट्स में तो दिक्कत ये भी है बच्चों के पास उनको एनवायरमेंट कराया ही नहीं जाता, पढ़ाया नहीं जाता, और कई बच्चों के पास नोट्स भी अवेलेबल नहीं होते। बट मैं चाहूंगा कि अगर आप कहीं से मैनेज कर सको तो इन्वायरमेंट के बेसिक्स को जरूर पढ़ के जाना है आपको, इन्वायरमेंट के बेसिक्स जो हैं वो जरूर पढ़ के जाने हैं, ठीक है। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर हमारे पास सॉरी ऑलरेडी हम पढ़ कर चुके हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में हमारे पास देखिए नेशनल और इंटरनेशनल दोनों, ये एग्जैक्टली मैंने सिलेबस से जो लाइन ली है वहीं से ली है। करंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल इंक्लूडिंग लीगल डेवलपमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। लीगल डेवलपमेंट, लीगल डेवलपमेंट का मतलब जो लीगल रिलेटेड करंट अफेयर्स है, जैसे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आई हैं, जैसे हिजाब को लेकर हमारे पास कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो कौन सी हाई कोर्ट में केस ने यहाँ पर जजमेंट सुनाई, उस तरह की जो जजमेंट्स होती हैं हमारे पास। और भी कई सारे, जैसे अगर मैं बात करूं आजकल जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसको लेकर कोर्ट में हमारे पास याचिका दायर की गई है। तो जो ये लीगल डेवलपमेंट्स हैं, लीगल डेवलपमेंट्स कुछ इस तरह प्रकार की जो है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि आप पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो पुलिस डिपार्टमेंट में एक बार जब आप आगे बढ़ जाओगे तो आपको लीगल जो सिस्टम है उसके बारे में काफी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो एग्जामिनर है वो आपसे उम्मीद करके चलता है कि आपको बेसिक लीगल टर्म्स पता होंगी, और साथ ही जो पिछले 1-1.5 साल में जो लीगल रिलेटेड डेवलपमेंट्स हुई है देश में हमारे पास, वो भी आपको पता होंगी। तो प्लीज मैं चाहूंगा कि लीगल करंट जो होता है हमारे पास, देखो करंट अफेयर की अलग अलग ब्रांचेस होती है, तो उसमें एक ब्रांच होती है लीगल करंट की, तो वो ब्रांच आपको अच्छे से कवर करनी है, उसको अच्छे से आपने पढ़ना है। उसके बाद हाँ लास्ट में रह गया एथिक्स और वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। सो एथिक्स के बारे में आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। एथिक्स एक अलग से हमारे पास इस बार मेंशन किया गया है, तो यहां से भी सवाल जो है कहीं ना कहीं पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। आपको मैं ये बता दूं कि वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी का मतलब क्या है। ऐसे समाज के दबे कुचले लोग जो हमारे पास हमेशा, जिनके साथ प्रॉब्लम्स जुड़ी रहती हैं, जिनके लिए जिंदगी जीना अपने आप में एक जंग है, तो उनके बारे में सवाल पूछे जाएंगे। और ये जो सवाल होंगे काफी हद तक मैं बता दूं कि एक तो सेंसस बेस्ड होंगे, यानी सेंसस बेस्ड सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरा, इनसे रिलेटेड जो स्कीम्स है जो हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे वनरेबल सेक्शन के लिए इंट्रोड्यूस की गई स्कीम्स है, उनके ऊपर कहीं ना कहीं फोकस रहने की उम्मीद की जा सकती है। यहां से आपको उस तरह के जो सवाल हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो एथिक्स और वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी क्लियरली आपके सिलेबस में मेंशन है, तो प्लीज इसके बारे में भी थोड़ा सा एक बार नजर मार लीजिएगा। तो ये कुछ ऐसे सेक्शन थे जो मैंने आपको बताया, मतलब कि ओवरऑल तो सिलेबस वही है सारा का सारा, लेकिन कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं बीच में जिनके ऊपर आपको फोकस करना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। तो बहुत बार बच्चों को क्या होता है कि ये चीज पता नहीं होती, तो मैं चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को। आपको आगे चलकर भी जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं उनसे रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।